सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चे, आज हम यूजी सेमेस्टर 4 जीडीएससी के लिए यह इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूं और इसके पहले भी एक दो वीडियो में आपके टॉपिक पर बना चुका हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर के देख सकते हैं कि कैसे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास हुआ, कैसे शिक्षा का विकास हुआ। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे जो टॉपिक उसमें मैंने मेंशन नहीं किया उसको हम चर्चा करेंगे। जैसे आपको धर्म सुधार आंदोलन जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण नाम है। एक आपके राजा राम मोहन राय जी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और अलीगढ़ आंदोलन। प्यारे स्टूडेंट्स, ये तीनों टॉपिक को आप यदि बढ़िया से कर लेते हैं, खासकर राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, और ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, तो आपको ऑब्जेक्टिव में बताना है सर सैयद अहमद खान ने जो है सो अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आप राजा राम मोहन राय के विषय में यदि आप जानना चाहें तो आपको पता है कि वे आधुनिक भारत के पिता थे, पुनर्जागरण के जनक थे। कई तरह के उन्होंने सुधार किया। वो एक विद्वान व्यक्ति थे, कई भाषाओं के जानकारी था उनके अंदर। उन्होंने यहाँ पर प्रेस का विकास किया कि आपको पता है मिरातुल अखबार उन्हीं का है। कई तरह के कॉलेजों की स्थापना उन्होंने की। ठीक है, तो इस तरह से राजा राम मोहन राय का देखिएगा समाज सुधार के क्षेत्र में, है ना, सोशल रिफॉर्म के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 ईस्वी में की, जो आगे चल करके यही ब्रह्म सभा जो है क्या हो जाता है, ब्रह्म समाज हो जाता है। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इन्हीं के वजह से यहां पर बहुत तरह की जो सामाजिक बुराइयां थी, कुप्रथा था, अंधविश्वास था, वो समाप्त हुआ। जैसे 1829 में इन्हीं के प्रयास से जो है सो सती प्रथा का अंत हुआ, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आप लोग को कुछ ऐसे एरिया पर हम फोकस करने पर ज्यादा ध्यान देने का प्रयास करेंगे, जिसको करने के बाद आपका प्रश्न बन जाएगा। तो आप राजा राम मोहन राय बढ़िया से कर लीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती की आर्य समाज, उसकी स्थापना कब हुई थी? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, आपको मालूम होना चाहिए, आपको पूछा जा सकता है। वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आंदोलन किसने चाहे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो इस तरह से आप यदि पढ़ने का प्रयास करते हैं तो मान के चलिए कि आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि वैसा कौन टॉपिक आप पढ़ें जहां से आप ऑब्जेक्टिव भी बना लें, शॉर्ट क्वेश्चन भी बना लें और लॉन्ग क्वेश्चन भी आप बना सकें। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। प्यारे बच्चे, आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुए थे एओ होम के द्वारा। और इसके प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता जो है उमेश चंद्र बनर्जी की, जिसको WC बनर्जी भी कहते हैं। कहां पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो ये सब आप जानिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? तो एक अखिल भारतीय स्तर पर जो लोगों की मांग थी, जो डिमांड थे, उसको रखना था, ताकि एक संगठित रूप से अंग्रेजों के सामने यहां के लोगों की मांग को रखा जा सके। इसीलिए एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना की गुंजाइश थी, आवश्यकता थी। क्या 1885 के पहले यहां पर कोई राजनीतिक संस्था नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी है ना, आप जानते हैं, सबसे पहले बंगाल की संस्था थी 1838 में। और भी कई तरह की संस्थाएं की स्थापना इसके पहले हो चुके थे, बंगाल में हो चुके थे, महाराष्ट्र में हो चुके थे, लेकिन वो किसी एक क्षेत्र तक सीमित थे। अखिल भारतीय स्तर पर लोगों की मांग को रख सके ऐसी कोई संस्था नहीं थी। इसलिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी
जो अखिल भारतीय स्तर पर लोगों की मांग को रख सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको जानकारी रखना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो हो गए ए होम के द्वारा। अब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो प्रकार के विचारधारा के लोग थे। एक प्रकार के विचारधारा को हम उदारवादी बोलते हैं, एक तरह के विचारधारा को हम गरम दल बोलते हैं, उग्र प्रकार के विचारधारा के लोग। अब आपको यह जानना है कि उदारवादी विचारधारा का क्या तरीका था, किस तरह से वो अपने मांगों को रखते थे। तो वो विनय करते थे, प्रार्थना करते थे, एक व्यवस्थित रूप से संवैधानिक तरीका से वे अपनी मांग को रखने में भरोसा रखते थे, प्रार्थना करते थे, याचना करते थे, रिक्वेस्ट करते थे और वो अंग्रेजों के सामने अपनी मांग को रखते थे। अब आपको कम से कम ध्यान में रखना है कि इस तरह के लोग कौन कौन थे। कुछ कुछ नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, जैसे दादा भाई नौरोजी, राणा डे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय जैसे उदारवादी नेता। और उनका तरीका क्या था? प्रार्थना पत्र, समरण आदि दिलाते थे। सर, आपको मैंने वो निवेदन दिया था, इस पर विचार कीजिए। प्रतिवेदन शिष्टमंडल में जाकर के मिलते थे, अपनी मांग को रखते थे। प्यारे बच्चे, आपको जानकारी होना चाहिए कि 1885 से लेकर 1905 ईस्वी का काल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में है, ये उदारवादियों का काल है। ये इसी तरह के लोग थे जिनको अंग्रेजी हुकूमत में विश्वास था। उनको लगता था कि अंग्रेज हमारे बारे में सोचेंगे, हमारे बारे में कुछ करेंगे। लेकिन एक दूसरा वर्ग था जो इस तरह की तरीका पर उनका विश्वास नहीं था। वो प्रार्थना नहीं करते थे, याचना नहीं करते थे। वो कहते थे, भैया स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और वे उदारवादियों की इस तरीका की आलोचना करते थे। और आपको मालूम होना चाहिए इस तरह के विचारधारा में लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल जैसे लोग थे जो प्रार्थना में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो देख चुके थे कि उदारवादियों का जो डिमांड रहा, उसकी जो सफलता रही, वो नग्न थी। ठीक है, 1892 में जो है सो अधिनियम आया जिसमें हिंदुस्तान के लोगों को कुछ नहीं मिला। यहां के सदस्यों की संख्या को घटाने का प्रयास किया गया कुछ कुछ नियम ला करके। ठीक है, तो जिसके वजह से उन्होंने इस पर उनका विश्वास नहीं था, वो इसे बलपूर्वक लेना चाहते थे। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, उनको राष्ट्रभक्ति में विश्वास था, राष्ट्र प्रेम में विश्वास था। वो चाहते थे कि इस तरह के लोगों को मैं इस देश के निकालूंगा, और इसलिए वो राष्ट्रवाद की भावना चारों ओर फैलाना चाहते थे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको जानना है वो है स्वदेशी आंदोलन। प्यारे स्टूडेंट्स, स्वदेशी आंदोलन क्या है, ये क्यों उत्पन्न हुआ, क्यों चलाया गया भारत में, तो आपको नहीं भूलना चाहिए। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो है बंगाल का विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कर्जन यहाँ के लोगों को, बंगाल के भी लोगों में जो हिंदू मुस्लिम थे उसमें जो एकता थी उसमें वो फूट डालना चाहता था। फूट डालो राज करो का नीति यदि किसी वायसराय ने लेकर आया तो वह लॉर्ड कर्जन था, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों में जो एकता थी उसको तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। एक तरफ जो है सो मुस्लिम और एक तरफ हिंदू, ठीक है, वो एक दूसरे के बीच में फूट डालने का काम किया। लेकिन यहां के लोगों ने उनके इस नीति को, कुनीति को, है ना, समझ गया और इसका व्यापक विरोध किया। प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस समय बंगाल जो है भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुए, लेकिन इसके पहले बहुत तरह के राजनीतिक संस्थाएं यहां पर कार्य कर रही थी। जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी जो मैंने आपको बताया वो बंगाल में ही था। तो राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था बंगाल, और आप बंगाल को ही विभाजित कर रहे हैं। आपका विरोध होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि वो राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बंगाल था। बंगाल में ही थे और राजा राम मोहन राय जी, आप जानते हैं,
बंगाल में ही थे विवेकानंद जी, बंगाल में ही थे रविन्द्रनाथ टैगोर, कई तरह का लोग आप बात सकते, जो विद्वान किस्म का व्यक्ति थे, जो ज्ञानवान व्यक्ति थे, राष्ट्र कवि थे कह सकते हैं आप, जो कवि है, लेखक हैं, सारा मंडली तो बंगाल में ही था। और आपने बंगाल को विभाजित करने का काम किया। आपको लगा कि ये लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बंगाल जो है सो राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। ठीक है, उनका उद्देश्य जो कर्जन ने किया था, बंगाल को 2 प्रशासनिक हिस्सों में बांटकर मूल बंगाल को बंगालियों की संख्या कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। ठीक है, यानी धार्मिक आधार पर वह विभाजन करना चाहता था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, याद रखिएगा इस डेट को, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन को लागू कर दिया गया। इसके पश्चात क्या हुआ भाई, बहिष्कार आंदोलन ने, जिसको विरोध करते ना, बहिष्कार आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। इस दिन को शोक दिवस मनाया जाता है, यानी जिस दिन विभाजन लागू हुआ उस दिन को क्या मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तथा आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 2 विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। इस विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट्स, अमार सोनार बांग्ला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो और एग्जामिनेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नामक प्रसिद्ध गीत लिखा, अमार सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध जो है सो गीत लिखा, जिसे जुलूस में शामिल जनता सड़कों पर गाती हुई चलती थी। जनता जो है सड़कों पर जब चलती थी तो इस गीत को गाते हुए चलती थी। आगे चलकर यह 1971 ईस्वी के बांग्लादेश की स्वतंत्रता जब मिली पाकिस्तान से, आपको मालूम होना चाहिए बांग्लादेश जो है जब स्वतंत्र देश बना तो वहां का राष्ट्रीय गीत बन गया यही अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ये जो गीत है वो राष्ट्रीय गीत बन गया बांग्लादेश का। रक्षाबंधन, ध्यान रखिएगा, रक्षाबंधन के उत्सव को वहां पर रक्षाबंधन मनाया गया, कहां पर, बंगाल में, आपसी एकता को बढ़ाने के लिए। रक्षाबंधन के उत्सव को हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के नए रूप में मनाया गया। बंगालियों में अटूट एकता को दर्शाने के लिए हिंदू एवं मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी कि प्यारे भाइयों, हम लोग 2 अलग अलग चीज नहीं है, हम लोग एक हैं। हमको ये जो है सो अंग्रेज ने तोड़ने का काम किया है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। तो एक दूसरे को हाथों में राखियां बांधकर राष्ट्रीय एकता को दर्शाने का काम किया। ठीक है, भाईचारे की भावना को दिखाने का काम किया। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के गर्मपंथी एवं नरमपंथी खेमों में आंदोलन की गति एवं संघर्ष के तरीकों के लेकर मतभेद बना रहा। तथा इस मुद्दे को लेकर के 1907 ईस्वी में, आपको नहीं भूलना है प्यारे बच्चे, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया। सूरत के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल विभाजित हो गया, ये दिखा स्पष्ट रूप से। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में क्या हो गया, पार्टी का विभाजन हो गया। इसको एकदम याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल किस अधिवेशन में हुआ था, तो सूरत के अधिवेशन में हुआ था। उग्रवादियों ने, यानी उग्रवादी आप किसको बोलेंगे, आज का उग्रवादी नहीं, जो गरम विचारधारा के थे, जो अंग्रेजों की नीतियों की कटु आलोचक थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उग्रवादियों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार के अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध की भावना जागृत किया। कुछ ऐसे विचारधारा के लोग थे जो मार काट में विश्वास करते थे, अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाने में विश्वास करते थे। जैसे कई गाड़ियों को उड़ाने का उनका टारगेट था, रेल पटरियों को तोड़ देते थे, नुकसान पहुंचाते थे, सरकारी सामानों को नुकसान पहुंचाते थे। ठीक है, तो इस तरह के लोग भी उभर के सामने आने लगे। ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन में सबसे बड़ा चीज क्या है, बहिष्कार किया जाने लगा। अंग्रेजों की वस्तुओं को, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा और स्वदेशी वस्तुओं पर काफी जोर दिया जाने लगा। जैसे अंग्रेजी स्कूल नहीं जाना है, अंग्रेजी कपड़ा नहीं पहनना है, अंग्रेजी कोई खाने का सामान नहीं लेना है, तो भैया क्या करेंगे, स्वदेशी वस्तुओं पर जोर दिया जाने लगा। स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे, अंग्रेजी कपड़ा नहीं पहनेंगे, अंग्रेजी विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे, अदालत में जो अंग्रेजों का है वहां हमको नहीं जाना है, उसके ऑफिस में काम नहीं करना है। प्यारे बच्चे, यानी स्वदेशी वस्तुओं पर, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर काफी जोर दिया जाने लगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा।
विदेशी माल का बहिष्कार किया जाने लगा। इस आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण स्वयंसेवी संगठन था बारिसाल की स्वदेश बांधव समिति। इसके अलावा इसके अध्यापक जो है अश्वनी कुमार दत्त थे। ये क्या था? स्वयंसेवी संगठन था। इन्होंने यहां के बहुसंख्यक मुसलमान किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। आर्थिक क्षेत्र में देशी उद्यमों एवं उद्यमों को बढ़ावा दिया गया। देशी उद्योगों को, विदेशी वस्तुओं को नहीं, देशी उद्यमों को बढ़ावा दिया गया। अनेक कपड़े मिलों, हैंडलूम से संबंधित उद्यम, राष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों की स्थापना की गई। सांस्कृतिक क्षेत्र में इस आंदोलन के दौरान काफी परिवर्तन देखने को मिले। राष्ट्रवादी काव्य, गद्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। किसमें? स्वदेशी आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, सैयद अबू मोहम्मद एवं मुकुंद दास ने देशभक्ति गीतों की रचना की, जो आज भी बंगाल में प्रचलित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए। रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। अरविंद घोष को इसका प्राचार्य बनाया गया। कला के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य प्रभाव को तोड़ते हुए मुगलों, राजपूतों की पारंपरिक स्वदेशी कलाओं तथा अजंता की चित्रकला को अपना प्रेरणा स्रोत बनाया। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस तथा प्रफुल्ल चंद्र राय ने भी उल्लेखनीय कार्य किया। ये सब काम कब हो रहा है? स्वदेशी आंदोलन के बाद। स्वदेशी आंदोलन में प्यारे बच्चे, महिलाएं हमारे कम नहीं थे। महिलाओं के संदर्भ में एक नई बात देखने को मिला। शहरी मध्यवर्गीय ऐसी महिलाएं जो सदियों से घरों में कैद थी, जो बाहर नहीं निकलती थी, है ना, इस आंदोलन के दौरान जुलूसों एवं धरनों में खुलकर भाग ली तथा इसके पश्चात वे लगातार राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रही। अनेक मुसलमान नागरिकों ने भी इस आंदोलन में अपनी भागीदारी की। मुसलमान भी आगे थे, ऐसा नहीं कि हिंदू केवल। इस आंदोलन में अपनी भागीदारी की। इसमें प्रसिद्ध वकील अब्दुल तथा लियाकत हुसैन गजनवी प्रमुख थे। ये मुस्लिम व्यक्ति थे, लेकिन इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चे कि ये था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अंग्रेजों की सामानों का जो है सो बहिष्कार हुआ और ये आंदोलन काफी सफल रहा। 1908 ईस्वी तक मध्य तक यह आंदोलन पूरी तरह से नेतृत्वहीनता की स्थिति में आ चुका था। इसका नेतृत्व करने वाला नहीं था। फलस्वरूप आंदोलन क्या हुआ? समाप्त हुआ। और आपको मालूम होना चाहिए, मिंटो द्वितीय ने राजनीतिक सुधारों पर सलाह देने के लिए 1906 ईस्वी में अरुणडले कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। वो कमेटी जो गठित किया गया था, अरुणडले कमेटी, उन्होंने बताया कि भैया आप जो विभाजन किए उसको फिर से एक कर दीजिए। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों को ही काफी नुकसान हो रहा है। आपके खिलाफ विरोध करने की एक फौज खड़ी हो रही है। आप ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आपने जो विभाजन किया है बंगाल को, उसको पुनः क्या कर दीजिए? एक कर दीजिए। फलतः 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। प्यारे बच्चे, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक टॉपिक और, जो एक दो टॉपिक आपका है, खासकर गांधी जी। आपको मालूम होना चाहिए साउथ अफ्रीका से 1915 में गांधी जी भारत लौट आए थे और गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह, आपको जानकारी होनी चाहिए, चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद खेड़ा, सूरत का मिल मजदूर की समस्या। प्यारे बच्चे, उसके बाद उन्होंने रॉलेट एक्ट चलाई। रॉलेट एक्ट कानून जो अंग्रेजों ने लेकर आया था कि शक के आधार पर आपको जेल में बंद कर देगा, कोई सुनवाई नहीं होगा, तो उसके खिलाफ भी गांधी जी चुप नहीं बैठे, बल्कि अंग्रेजों का कड़ा विरोध किए। जालियांवाला बाग कांड जैसी घटनाएं हो गई, इसका भी गांधी जी ने विरोध किया। और जब अंग्रेजों ने इस घटना के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई सुधार नहीं किया, यहां के बारे में कुछ सोचा नहीं, तो गांधी जी विवश होकर के, आपको मालूम होना चाहिए, असहयोग आंदोलन शुरू किए। प्यारे स्टूडेंट्स, असहयोग आंदोलन भी आपके परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से इसको आप कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण थे, उस पर एक टिप्पणी कीजिए, चाहे लिखिए, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो असहयोग आंदोलन से पहले आपको एक आंदोलन और जाना है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था, क्यों शुरू हुआ भारत में? एक्चुअली प्यारे बच्चे, खिलाफत आंदोलन ये जो है सो तुर्की से जुड़ा हुआ है। तुर्की का जो खलीफा है ना, खलीफा को मान्यता को जो है सो अंग्रेजों ने रद्द कर दिया। ठीक है, तो एक तरह से उसने मुसलमानों के जो गुरु हैं खलीफा, उसको जो क्या किया,
उसकी मान्यता को खत्म कर दिया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया। क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए, तुर्की की पराजय हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में, जिसके साथ अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया। तो विश्व के जो मुसलमान थे, अंग्रेजों की नीतियों के वजह से जिस प्रकार से उन्होंने खलीफा के साथ व्यवहार किया, तुर्की के साथ व्यवहार किया, इसका परिणाम भारत में भी देखने को मिला। अब भारत के मुस्लिम लोग भी सोचने लगे कि जब अंग्रेज हमारे खलीफा को नहीं छोड़ रहे हैं, हमारे जो गुरु हैं उनको नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये हमको क्या छोड़ेगा। जब हमारे गुरु को नहीं छोड़ रहा है तो ये तो साधारण मानव है। तो यहां के जो मुस्लिम जो लोग थे भारत के, वो अंग्रेजों की नीतियों से खिन्न हो गए। उनको सही में लगने लगा कि ये जो है सो हमारा कुछ भला नहीं कर सकता है, हम तो बेकार इसकी प्रलोभन में आ रहे हैं। इसलिए अली ब्रदर, रहमत अली, शौकत अली है ना, यहां पर उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। और प्यारे बच्चे, आपको जानकारी होनी चाहिए कि खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हम सभी राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी नेता हैं, हिंदू समाज है, आपके इस आंदोलन में हम लोग पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। और गांधी जी ने भी इसके आंदोलन को बढ़ाया और भारत में इस तरह का खिलाफत आंदोलन चला। तो प्यारे बच्चे, आपको यदि असहयोग आंदोलन लिखने के लिए आ जाए तो असहयोग आंदोलन के कई कारण थे। जैसे रॉलेट एक्ट का कानून, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो अंग्रेजों ने भारतीयों को आश्वासन दिया था कि आपके साथ हम कुछ अच्छा करेंगे, आपके लिए सुधार करेंगे, आपको कुछ रियायत देंगे, लेकिन उन्हें क्या किया, रॉलेट एक्ट कानून लेके आ गया, 1919 का अधिनियम लेके आ गया, चेम्सफोर्ड अधिनियम जिसको बोलते हैं। जालियांवाला बाग कांड हो गया, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट जो है सो वो भी एक कारण बन गया इसके लिए। तो ये सब रीजन था, जो लोगों में असंतोष था अंग्रेजों की नीतियों के वजह से, लेकिन अंग्रेज इसमें कुछ नहीं कर रहा था। प्यारे बच्चे, इन सब को लेकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। आपको मालूम होना चाहिए कि गांधी जी का जो सत्याग्रह है, जो भी आंदोलन है, उसका तरीका को जानना पड़ेगा। क्या गांधी जी हिंसा पर विश्वास करते थे? नहीं। क्या वे हथियार लेते थे? नहीं। तो क्या वो मार्च करते थे, अनशन करते थे, मतलब भूखे रहते थे, है ना। और उनका तरीका था कि विनय पूर्वक वो किसी आंदोलन को चलाते थे, हिंसा का सहारा नहीं लेते थे, मार्च करते थे, है ना, स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे, ठीक है। विनय पूर्वक वो किसी आंदोलन को चलाते थे एक अच्छे तरीका से, जिसमें कोई हिंसा ना हो। हम आपको सहयोग नहीं करेंगे, हम आपके सामानों को नहीं लेंगे, हम आपके स्कूल में नहीं जाएंगे, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसमें मेरा कोई हिंसा नहीं होगा, ठीक है ना। अपने आप को कष्ट देते थे, वो भूखे रहते थे, शराब के दुकान पर जाके बैठ गए महिलाएं। प्यारे बच्चे, इस तरीका से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किए। नागपुर अधिवेशन में डिसाइड हो गया पूरी तरह से किया असहयोग आंदोलन करना है। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया और इसका लगभग हर जगह जो है सपोर्ट मिला, लोगों को अत्यधिक सफलता मिली। लेकिन अंततः ये घटना ऐसी हो गई, चोरा चोरी कांड, जहां पर हिंसा घटना घट गई, पुलिसकर्मी जो है सो जल के मर गए। गांधी जी को इस घटना से बहुत आघात पहुंचा, क्योंकि गांधी जी अहिंसक में विश्वास करते, उनसे हिंसा पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। प्यारे बच्चे, इसी टाइप का जुड़ा हुआ है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको दांडी मार्च कहते हैं। तरीका वही है, अनशन करना है। नमक कानून जो लेकर आया था अंग्रेजों का, उसको विरोध करना था। वो जगह जगह पर जाकर के नमक को बनाते थे, अनशन करते थे। शराब की दुकान पर महिलाएं भी धरना देती थी, स्वदेशी वस्तुओं पर जोर देते थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको दांडी मार्च भी आप कर सकते हैं, नमक सत्याग्रह, तो वो भी तरीका यही है। कारण बदल जाता है। कारण क्या बदल जाता है? कारण यही है कि जैसे अंग्रेजों की जो नीतियां थी, खासकर उन्होंने साइमन कमीशन जो किया था, जिसमें सारे मेंबर जो है सो ब्रिटिश थे, तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य का ना होना, नेहरू कमेटी को स्वीकार न करना, नमक कानून को लाना, बेवजह जो है सो यहाँ के लोगों पर जो है सो हत्या का आरोप तय करना, कई तरह का कानून जो है सो अंग्रेज ऐसा ले आया जो यहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा था, कष्ट हो रहा था, ठीक है।
तो ये सब सारा वजह था जिसके वजह से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। प्यारे बच्चे, आपको इस तरह का इस टॉपिक को कर लेना है। एक टॉपिक आपको और कर लेना है, जो सबसे अंतिम टॉपिक एक तरह से कर सकते हैं, वो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की क्या वजह था भैया? अब देखिए, गांधी जी ऐसा व्यक्ति बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ने के लिए अंग्रेजों को बोल रहे हैं, कुछ तो बात होगा ना। गांधी जी देख चुके थे, गांधी जी इसकी नीतियों को समझ चुके थे कि अंग्रेज कर क्या रहा है, अंग्रेज किस प्रकार से लोगों को जो है सो भड़का रहा है, सांप्रदायिकता फूट डाल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, गांधी जी राजनीति में 1915 में आ गए थे भारत में, और सब कुछ देख रहे थे, अंग्रेजों की नीतियों को भरपूर वो देख चुके थे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चे, गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए थे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। वो साफ शब्द में बोले कि मैं खाली हाथ गया था और खाली हाथ लौट के आया, मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और यहां तक आपको मालूम होना चाहिए, सांप्रदायिकता और जाति के आधार पर, जैसे आप बोलते हैं ना, उसके आधार पर जो आरक्षण जिसको बोलते हैं, देने का काम किया मैकडोनाल्ड ने, और उसी को लेकर के गांधी जी अरवदा जेल में अनशन किए। और फिर आगे चलकर क्या हुआ, नेहरू, यानी आपको कौन सा पैक्ट होता है, पूना पैक्ट होता है, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता होता है कि भैया किस प्रकार का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्योंकि गांधी जी को लगा कि अंग्रेज जो है हमें तोड़ने का काम कर रहा है भैया। 1909 ईस्वी के पार्लियामेंटों में इन्होंने मुस्लिमों का आरक्षण दिया, फिर सिखों को दिया, अब जो है सो दलित लोगों को भी आरक्षण दे रहा है, यानी हमको आपस में उसने तोड़ रहा है, एक दूसरे के बीच नफरत की खाई उसने बोने का काम कर रहा है। इसीलिए हरिजन सेवा के लिए गांधी जी लग गए, हरिजन सेवा किए। ठीक है, तो ये सब आपको जानकारी रखना है कि क्या क्या हो रहा था। 1935 का अधिनियम फिर आया, 1937 ईस्वी में चुनाव होता है जिसमें बहुत सारे क्षेत्र पर कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन फिर आगे चल करके जो है सो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, बिना वजह जो है सो बिना यहाँ के लोगों को पूछे हुए यहाँ के लोगों को भी वो शामिल कर लेता है युद्ध में। तो सेकेंड वाला आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें बहुत सारे कारण थे, खासकर आप सबसे बड़ा कारण बोल सकते हैं क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन जो आए थे, जो भी समस्या को लेकर के आए थे कि राजनीतिक मसला को सुलझा सके, उसको वह सुलझा नहीं सका। अंग्रेजों की कुनीतियां थी, इस प्रकार से उसका शोषणकारी नीति हो रहा था, बेवजह लोगों को धमका रहा था, डरा रहा था, है ना, मारपीट कर रहा था, जेल में डाल रहा था, है ना। तो ये सब आप उसमें कारण डाल सकते हैं। और गांधी जी ने क्या कहा, भारत छोड़ो आंदोलन, और इसमें भी गांधी जी ने ये लोगों से आह्वान किया कि हम सभी को जितना संभव हो सकता है हिंसा का सहारा नहीं लेना है, लेकिन मकसद है कि हमको इस प्रकार से दबाव बनाना है ना अंग्रेजों पर कि वो भारत छोड़ के चले जाए। यह जरूर है कि भारत छोड़ो आंदोलन असफल हो गया, अंग्रेजों ने बलपूर्वक से दबा दिया, लेकिन इसने एक ऐसा आधार तैयार कर दिया जो आगे चल करके भारत जो है सो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। प्यारे बच्चे, बहुत ही क्रेस में, बहुत संक्षिप्त रूप से मैं आपको इसको बताने का प्रयास किया। उसको आप निश्चित रूप से एक बार जो है सो इस वीडियो को निश्चित रूप से आप देखिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा आपके एग्जाम में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।